हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ जामुन का पेड़ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है कृष्णचंद्र। इनका जन्म 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव जिला गुजरांवाला में हुआ था और इनकी मुख्य रचनाएं हैं एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये कहानी संग्रह है इनका। शिकस्त जरगांव की रानी सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये इनके उपन्यास हैं। इन्हें सम्मान साहित्य अकादमी सहित बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और इनकी मृत्यु 1977 में हुई है। ये बड़े ही प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विद्या में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उनमें से ही उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण आदर के साथ लिया जाता है। ये कुछ गिने चुने उन लेखकों में से आते हैं जिनने लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया बाद में, क्योंकि ये अपने समय में पहले अपनी काफ़ी ही दरिद्र स्थिति से गुजरे हैं, लेकिन बाद में इन्होंने लेखन कार्य में अपनी बड़ी ही उपलब्धियों को प्राप्त किया है। इन्होंने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, लेख बहुत कुछ लिखा है। तो इनकी इन्हीं रचनाओं में से जामुन का पेड़ जो है इनकी एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। व्यंग्य कथा का मतलब ये होता है कि हंसी हंसी में ही किसी पर व्यंग्य कर देना, मतलब उसकी गलती का उसे एहसास दिला देना। तो ये व्यंग्य कथा है, हास्य व्यंग्य कथा है। आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। मतलब रात को बड़े जोर से आंधी जैसा कुछ आया था और सेक्रेटरिएट जो था वहाँ का अधिकारी होगा, उसके लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर गया था। और सुबह जब माली ने उसको देखा तो उसको पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा हुआ है। माली दौड़ दौड़ के कहाँ जाएगा, सीधा चपरासी के पास गया और चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया और मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को चारों ओर भीड़ ने इकट्ठा कर लिया। मतलब एक तरीका है, ये बता रहा है कि व्यक्ति सबसे पहले रिपोर्ट किसे करेगा। वो अपने सुपीरियर को बोलेगा, वो उसके सुपीरियर को बोलेगा और वो उसके सुपीरियर को बोलेगा। मतलब कि कहीं भी कार्य करने की जो पद्धति है वो कभी न कभी लेट होने का कारण जो होती है वो इसी प्रकार के पद क्रम को अपनाने के कारण होती है। लेखक आपको यहाँ इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क ऐसा बोलता है, और इसकी जामुने कितनी रसीली थी, ऐसा दूसरा क्लर्क बोलता है। मैं फलों के मौसम में झोली भर भर के ले जाता था और मेरे बच्चे इसके जामुन कितने खुशी से खाते थे, ऐसा तीसरा क्लर्क बोलता है। ये सारे क्लर्कों को किस बात की चिंता है? पेड़ की चिंता है। पेड़ की चिंता भी नहीं है, इन्हें पेड़ पर लगने वाले फल की चिंता है। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा करके बोला, हाँ ये आदमी। सुपरिटेंडेंट तो सोच में पड़ गए, अरे ये आदमी कहाँ से आ गया? पता नहीं भैया, जिंदा भी है कि मर गया है, ऐसा प्रश्न एक चपरासी करता है। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है? ये जवाब दूसरे चपरासी ने दिया, नहीं मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कहा। तब लोगों को पता चला कि ये आदमी जिंदा है। जिंदा है? एक क्लर्क ने बड़े ताज्जुब से कहा, आश्चर्य से कहा, करे तुम जिंदा हो? पेड़ को काट कर इसे जल्दी से यहाँ से निकाल लेना चाहिए, माली ने बोला, ताकि उस आदमी को बचाया जा सके। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोलता है। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है, क्योंकि वो कामचोर है इसलिए तो ऐसे उपाय दे रहा है कि ये काम नहीं हो सकता है। लेकिन माली बोलता है, क्या मुश्किल है? अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी, क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उससे उस व्यक्ति की चिंता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल जाते हैं, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। मतलब सब एक तरह से नैतिक रूप से तैयार हो जाते हैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए। एक साथ जब बहुत से लोग पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सुपरिटेंडेंट क्या बोलता, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लेता हूँ। यही तो हमारे यहाँ की सरकारी दफ्तरों की और सरकारी कार्यालय की कार्यशैली पर लेखक का महत्वपूर्ण व्यंग है। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास जाकर बोलता है, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है। फिर चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया और मिनिस्टर ने
चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, तब चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, फिर डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, और फाइल ऐसी चलती गई और आधा दिन बीत गया है। वो व्यक्ति वहीं पेड़ के नीचे पड़ा करहा रहा है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। कुछ मनचले क्लर्कों की समस्या को खुद ही सुलझाया चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने की सोच रहे थे कि ये काम तो हम खुद ही कर लेंगे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आके बोलता है, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते क्योंकि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मतलब फिर यहाँ हमारे जो नौकरशाही, जो हमारे यहाँ के दफ्तरों की ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जो सबसे बड़ी समस्या वो निकल कर आ गई कि इस समस्या का संबंध कृषि विभाग से है, तो इस फाइल को अर्जेंट ही कृषि विभाग को भेजना पड़ेगा क्योंकि उत्तर वहीं से आएगा। यहाँ ये बात नहीं देखी जा रही है कि किसी व्यक्ति के जीने और मरने का सवाल है, उत्तर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा दिन हो गया, तब कृषि विभाग से उत्तर आता है कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटाने या न हटवाने की जिम्मेदारी किसकी है? अब व्यापार विभाग की है। और यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन लिख के पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू देता है। मतलब यहाँ पर ये दोनों ही विभाग आपस में एक दूसरे पर काम को टाल रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति की चिंता कोई नहीं करता है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रहती है और शाम को जवाब आता है, इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा क्योंकि यह एक फलदार पेड़ है, क्योंकि इस पर फल लगते हैं। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी का मामला देखता है, फलों का मामला नहीं देखता है। हॉर्टिकल्चर आपको पता होगा, एग्रीकल्चर जो अनाज और फल की खेती करते हैं उसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, जहाँ फलों की खेती होती है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अब यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर चला गया है। अब रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात मतलब खाना भोजन खिलाया, और जब उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था तो कई लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद हटाने की कोशिश न कर ले, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि आदमी अंदर दबा है, जीवित तो है, दबा है लेकिन जीवित है, उसे भोजन की आवश्यकता है। माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो इस ब्यूरोक्रेसी को जानता है। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोलता है। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उनको खबर देने की कोशिश करता हूँ, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो तो बोलता है मैं लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली ने बहुत दुख प्रकट करते हुए कहा और वहाँ से चला गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण जवाब था। जवाब क्या था? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी लगता था। उसने क्या लिखा जवाब कि आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। मतलब यहाँ व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य नहीं बचा है, यहाँ सब अपनी अपनी हाँकने में लगे हुए हैं। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने क्या कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लो। देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी कि धड़ या नीचे ऊपर का जो हिस्सा है हमारा पेट के ऊपर का हिस्सा काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से निकल जाएगा, पेड़ सुरक्षित रह जाएगा। मगर इस तरह मैं तो मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने खेद प्रकट किया, आपत्ति कही भैया कि मैं तो मर जाऊंगा। ये भी ठीक कहता है। क्लर्क बोलता है कि ठीक है भैया, ये बात भी सही है, तो मर ही जाएगा।
आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी बड़ी हो चुकी है। वो कहता है कि प्लास्टिक सर्जरी करके आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन पेड़ को नहीं जोड़ा जा सकता। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया कि सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोल कर देखा, उसके स्वास्थ्य को देखकर खून का दबाव देखा और नाड़ी की गति को चेक करके दिल के फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा। अगर आदमी मर जाएगा या ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन सफल भी रहेगा, लेकिन आदमी जीवित नहीं बच सकता। इसलिए फैसला भी रद्द हो गया कि आदमी को काट के निकाला जाए। यहाँ आप देखिए पाठ में हर एक शब्द हमारे यहाँ की जो नौकरशाही है उसके ऊपर कितने व्यंग कर रही है कि गरीब, परेशान और मुसीबत से घिरा आदमी जब अपनी किसी समस्या के लिए ऐसे विभाग में जाता है तो उसकी समस्या को ना समझते हुए वहाँ के विभाग के लोग सिर्फ अपने काम को दूसरे पर टालने में लगे होते हैं। अब ये फैसला भी रद्द हो गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उनमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी आम भर के धीरे से बोलता है, ये तो माना कि तगाफूल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वो बोलता है, वही कहना चाहता है कि ये सब जो तुम्हारा सिलसिला है वो तो चलता रहेगा, लेकिन जब तुम फैसला लाओगे जब तक हमें मर जाएंगे। माली ने अचंभा से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया कि हाँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरी ने अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर देखने के लिए आ गए हैं कि शायर होता कैसा है। उम्र पड़ा इसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होकर आ गए और सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन जैसा वातावरण हो गया। सेक्रेटरी के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य कविता से लगाव था वो सब वहीं पर रुक गए और कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविता और दोहे सुनाने लग गए और कई क्लर्क उनको अपनी कविता पर आलोचना करने पर मजबूर करने लगे कि आप बताइए हमारी कविता कैसी है। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला लिया, चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट इसके बारे में सुनवाई करेगा और उनको अनुरोध किया गया कि तुरंत आप फैसला दो। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों में गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची और बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा तो बोलता जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? वो बोलता है ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसके गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार से कहा, क्या तुम हमारे अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा तो बोलता नहीं भैया, कवि तो है महान लेकिन उनकी अकादमी का मेंबर नहीं है। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया इस पेड़ को यहाँ से हटाइए। यह अनुरोध कवि उनसे करता है। अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोलता है। फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट दे दी और दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो आपका चुनाव पत्र। लेकिन चुन लिया गया है, वो चुनाव पत्र में चुनाव जीत चुका है लेकिन अभी पेड़ से नहीं निकला है। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने करा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था उसको बहुत पीड़ा हो रही है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने उत्तर दिया, और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया कि आपको चुनाव का पत्र दे दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा भी हम दे देंगे। अगर तुम दरखास्त दो तो हम वो भी कर सकते हैं। मतलब अगर मर जाए तो इनकी पत्नी को जो मुआवजा होगा वो मिल जाएगा, लेकिन इन्हें पेड़ से नहीं निकाल सकते। वो बोलता है, मैं अभी जीवित हूँ। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी हाथ मलबे हुए बोला कि हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला तो कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित होता है, इसलिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा और अर्जेंट उसको पत्र लिख दिया।
शाम को माली आकर दबे हुए आदमी को बताता, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वो किसी न किसी तरह अपने जीवन से लड़ रहा था और कल तक सवेरे का इंतजार कर रहा था। किसी न किसी तरह वो सोच रहा था कि मैं कल तक जीवित रह जाऊं। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उसने पेड़ काटने से रोक दिया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है थे कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण ये है कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। यहाँ फिर राजनीति ने अपना अड़ंगा अड़ाया है, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क इतनी जोर से चिल्लाता है और दूसरी ओर से दो राज्य के संबंध का सवाल है। दूसरा क्लर्क ने पहले क्लर्क को ये बात समझाई, और यह तो भी समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं दे सकते? यहाँ राज्य के लिए अब जीवन के बलिदान की बात होने लगी है, राष्ट्र के लिए जीवन बलिदान की बात होने लगी है। कवि को मर जाना चाहिए, निस्संदेह मर जाना चाहिए। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं और आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा, वो इस पर फैसला देंगे। शाम को 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया। सुनते हो, आते वो खुशी से फाइल को हिलाते चिल्लाता है, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है और कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव, चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। मतलब ये इतना दुखद अंत है इस पाठ का कि जो हमें बताता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी नौकरशाही का जो तरीका है हमारे देश के अंदर, जो सरकारी दफ्तरों में काम करने का, वो किसी व्यक्ति की जान पर ध्यान न देते हुए, किसी व्यक्ति के महत्व को ना समझते हुए सिर्फ अपने काम को इधर से उधर टालने की कोशिश करते हैं। हमें समाज में इस चीज़ को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।